हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का हमारा टॉपिक है भाई साहब जो पार्ट 2 है फिजिक्स का, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इकाई का नाम है प्रकाशिकी। इस प्रकाशिकी नामक इकाई में हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, अध्यारोपण सब कुछ पढ़ेंगे भाई साहब, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये सेकेंड लेक्चर है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पहली बात आप लोग इसे लिख लें। कौन सा चैप्टर चल रहा है? प्रकाश का परावर्तन बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक शब्द यदि मैं आपसे पूछ दूं, परावर्तन, ऐसा है ना कि प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये पिछले लेक्चर में कराया था। बहुत ही सिंपल है। आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। ये परावर्तन का नियम है। दो नियम है। ये चीज हमने पहले ही कर लिया था। तो आज किस बात की भाई, थोड़ा सा रिवाइज कर लिए, हो सकता है आपको याद हो गया हो। आज हम पढ़ेंगे दर्पण, दर्पण के प्रकार और साथ में इससे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावली, यानी ऐसे शब्दावली जिनके बिना आगे थ्योरम पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, वो दर्पण कहलाती है। अब कहोगे सर ये कहां से सीख लिया आपने, समझ में नहीं आया। कहां दर्पण है? अरे सबके घर में दर्पण है यार, कोई मूर्ख ही होगा जो नहीं समझेगा दर्पण। हाँ, आप विद्यालय जाते हो ना, पहले एक बार शीशा देखते हो, दर्पण देखते हो कि हमारा हेयर स्टाइल कैसा है। ऐसा ना हो कि सामने वाला देखने वाला हमारे लुक को ऐसे ही समझ ले और हमें ना देखे। ऐसा होता है मन में। थोड़ा सा पाउडर लगा के जाते हैं कि सुंदर हम दिखें, ताकि सामने वाले भाई बहन जो हमें सुंदर समझे। प्रकृति ने जो दे रखा है उसी पे संतोष करो मेरे प्यारे भाई। जो आपको भगवान ने दे दिया है उसी पर खुश रहो। ज्यादा पाउडर या लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। बहन लोग तो ज्यादा लिपस्टिक लगाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, किसी के शौक है तो लगाओ, भर भर के लगाओ, लेकिन इसके पीछे शीशा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि भाई बिना शीशा के लिपस्टिक तो लगा ही नहीं सकते हो। बिना शीशे के पाउडर तो मान लो घस लो, लेकिन लिपस्टिक लगाते लगाते पता चला ओठ से नाक में चला गया तो फिर लोग तो हंसेंगे ना। तो शीशे की आवश्यकता होती है, और उसी शीशे का नाम है दर्पण, मिरर जिसे बोलते हैं। समझ रहे हो? अब तो समझ गए होगे ना। अरे सब जानते हैं सर, इतना बकवास मत करो। चलिए शुरू करते हैं आगे। दर्पण के प्रकार। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। एक हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब सीधा, सिंपल, ये समतल है। इसका परावर्तक पृष्ठ, ऊपर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, बिल्कुल ये समतल है, सीधा समतल है। परावर्तक पृष्ठ कैसा है? समतल है। ये ऊपर वाला भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण कहलाया। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक आपका अवतल, एक उत्तल। इसमें क्या होता है, जो भी परावर्तक पृष्ठ होगा वो गोलीय होगा। कैसा? ये हम यहां पर बात करते हैं। जैसे परावर्तक पृष्ठ एक तो हो सकता है ये बाहर वाला, तो अंदर वाला कुछ इस प्रकार से। परावर्तक पृष्ठ ये है आपका, या तो एक ऐसा भी हो सकता है परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला, ये है बच्चों, तो इसका बाहर भाग ये हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। एक परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है और ये परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है। दोनों में डिफरेंस है। ऐसा ना कह दो सर दोनों तो हमें वृत्त जैसे दिख रहे हैं, अर्धवृत्त जैसे। अब ये दोनों कहां से सेम मतलब अलग अलग हो सकते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ इसका उभरा हुआ है, देखो इसका परावर्तक पृष्ठ थोड़ा सा दबा हुआ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला तो दबा है, इसका उभरा है, दोनों में डिफरेंस है। तो जो हमारा गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, या तो उभरा हुआ हो या तो दबा हुआ हो। तो समतल दर्पण सिंपल है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है, समतल दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे बच्चों? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, सिंपल है, उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। एक परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण का मतलब यह होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलय के आकार का हो, अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ बच्चों। तो अंदर वाला भाग जो है परावर्तक पृष्ठ है, तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ, समझ रहे हैं ये चीज। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? दबा हुआ होता है अंदर की ओर, है ना। कुल मिलाकर के परवलय के आकार का होता है,
ऐसा नहीं दबा हुआ तो फिर हम गोलीय पृष्ठ को भी कह सकते हैं। परवलय के आकार का हो उसे हम क्या बोलेंगे, परवलयाकार दर्पण। तो दर्पण तो सिंपल है, समझ गए होंगे कि जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, तभी आपका डायग्राम अच्छे तरीके से बन पा रहा होता है। दर्पण आप देखते हो तो आपका बिल्कुल रूबरू आप ही दिखते हो दर्पण में। कभी आप देख लेना ड्रेसिंग रूम में कभी चले जाना भाई साहब, बड़े बड़े दर्पण लगे रहते हैं, उसमें पूरा शरीर ऊपर से नीचे पैंट कैसा है। आप कपड़े की दुकान में जाते हो तो शर्ट पैंट पहनते हो ना, या मान लो कुर्ती पहनते हो, लड़की हो कोई बात नहीं, तो उसमें क्या होता है बच्चा, आप लोग पूरा कपड़ा देख पाते हो, वो आपका समतल दर्पण रहता है, पूरा ऊपर से नीचे कैसा ड्रेस लग रहा, लुक में सही है, बाहर निकलने के बाद अच्छा लगूंगा कि नहीं, ये लगूंगी कि नहीं, लोग मुझे देखेंगे कि नहीं, फोकस कैसा है, मेरे बाल की डिजाइन कैसी है, हेयर स्टाइल कैसा है। यही तो है, इस उम्र में पढ़ने के बजाय ये करने में मजा आता है बच्चों को, और इसलिए तो बर्बाद होता रिजल्ट। थोड़ा समझ जाओ और पढ़ाई में ध्यान दो। परवलयाकार दर्पण में क्या होगा, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ परवलय के आकार का होता है। ये डायग्राम बना दिया गया, सब कुछ विधिवत लिख करके आपको समझाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण के प्रकार। मैंने पहले ही बता दिया था कि गोलीय दर्पण क्या है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल आकार का, मतलब गोलीय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक तो अवतल दर्पण और एक तो उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उभरा हुआ, अवतल मतलब नीचे, अव से मतलब नीचे होता है, अवतल मतलब नीचे, और उत्तल मतलब उभरा हुआ। जिसका प्रवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहे, शब्द से अर्थ निकालो। कंफ्यूजन बहुत है, बहुत ज्यादा है, अवतल उत्तल में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक की बात नहीं करता हूं, सब के सब कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है उत्तल क्या है अवतल, में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आपने पढ़ा दिया बस चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। अरे लॉजिक से तैयार करो ना भाई, एक इमेज बनाओ, ऊंच से उभरा उत्तल। उत्तल लेंस का जो प्रवर्तक पृष्ठ होगा, लेंस चाहे हम अभी दर्पण की बात करें, लेंस भी पढ़ेंगे तो सेम रहेगा। तो उत्तल दर्पण का जो प्रवर्तक पृष्ठ है बिल्कुल उभरा हुआ है। देखो जरा, ये अंदर जो छोटा छोटा ऐसा लाइन दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है ये प्रवर्तक पृष्ठ नहीं है, ये जो सिंपल लाइन दिख रहा तो प्रवर्तक पृष्ठ बाहर का है। ठीक है, तो उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल, और अवतल, अब मतलब नीचे मतलब दबा हुआ, तो फिर वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अवतल दर्पण। ये चीज दोनों डायग्राम समझ लो। इसके बाद बात करते हैं हम इनके कुछ शब्दावली जो कि महत्वपूर्ण है बच्चों, और उसे तैयार भी करना ही पड़ेगा, समझ रहे ना। तो चलिए शुरू करें, यहां तक क्लियर है, सब कुछ लाइन क्लीन चल रही है ना, ठीक है ना, मार दे विकेट आउट। चलो फोकस हमारे विकेट कीपर पर की रनिंग में ध्यान देना भाई साहब, ये लोग ज्यादा रन करते हैं, इनको रन आउट करना है। चलो भाई द्वारक देखते हैं सबसे पहले। ये द्वारक है क्या, दर्पण का ही द्वारक कहते हैं, द्वारक किसे कहेंगे ये चीज समझना है। तो द्वारक की पहले हम यहां पर डायग्राम की आधार पर थोड़ा सा संरचना बना दे बच्चों, फिर समझाते हैं। हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण, ये सब कुछ गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। अब समतल को छोड़ो और परवलयाकार को छोड़ो, हम चलते हैं गोलीय दर्पण पर। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक डायग्राम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से कोई भी चीज समझना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। अभी हमने बात की थी गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण में कुछ इस प्रकार से होता है ना, ये प्रवर्तक पृष्ठ नहीं है, प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, ये वाला भाग प्रवर्तक पृष्ठ है जो दबा है, तो इसे बोलेंगे हम अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, बार बार समझा रहा हूं। अब देखो बच्चों, इनके सिरे देखो, आप इसको आगे तक बढ़ा देता हूं, इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। अब इस सिरे को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, दो सिरे होंगे, दर्पण के दो सिरे होंगे, दो गोलीय दर्पण के दो सिरे हैं। अब इन दो सिरों को जो भी रेखा मिलाएगी उसी की लंबाई उस दर्पण की द्वारक कहलाएगी। गोलीय दर्पण के दो सिरे हैं, है ना, इनके दो बिंदु हैं, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा है, उस रेखा की लंबाई ही बच्चों क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है। सिंपल है, समझ में आया कि भाई हमारे पास कोई दर्पण है, दर्पण के दो सिरे हैं और सिरे पर बिंदु है, और उन बिंदुओं को हम मिला दें तो एक रेखा बन जाएगा, और उसकी जो भी लंबाई होगी वही दर्पण की द्वारक कहलाएगी। हम इसको यदि x दे दें बच्चों, इसको y दे दें, तो दर्पण के द्वारक को हम xy के नाम से जानेंगे। दर्पण के द्वारक को हम xy के नाम से जानेंगे।
चलिए, तो दूसरा नंबर देखो ध्रुव। अब ये ध्रुव आ गया यार। देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसी में चल जाएगा ना, चलेगा। ये मेरा परावर्तक पृष्ठ, अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है। इसका मध्य बिंदु देखो, यहां से यहां तक में मध्य बिंदु कुछ यहां पे नजर आएगा। ठीक है, ये मध्य बिंदु है, यही इसका क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। यह कहलाएगा ध्रुव कहलाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक बीच वाला बिंदु, मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे? ध्रुव कहेंगे। पहला आपने क्या देखा? द्वारक। गोलीय दर्पण के दो सिरे हैं, दो सिरों पर बिंदु हैं, उन बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो द्वारक कहलाएगी। ये मेरा गोलीय दर्पण है, इसके दो सिरे हैं, दो सिरों के पास एक एक बिंदु है, इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है वो दर्पण की द्वारक कहलाएगी। बच्चों, यहां तक क्लियर है? दूसरा ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ दर्पण का, इसका बीच वाला बिंदु, ये इसका ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। अब तीसरा नंबर है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, बिल्कुल चिंता ना करें, क्रम क्रम से समझेंगे। चलो, हम एक छोटा सा दर्पण बना रहे हैं। देखो जरा, ये हमने एक दर्पण बनाया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ऐसा। इसका मैंने इधर विद्युत लेपन कर दिया कुछ अन्य पदार्थ से, तो ये मेरा एक दर्पण बन गया। सही बात है। और यदि मैं इसको पूरा करूं तो कुछ ये इस प्रकार के भाग का एक कटा हुआ भाग नजर आता है। ये जो दर्पण है ये इस किसी एक गोलीय भाग का ही कटा हुआ भाग है। ठीक है, तब इसका एक कहीं ना कहीं केंद्र होगा, क्योंकि एक गोले के आकार का हो गया, एक गोलीय भाग हो गया, तो इसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाएगा। बच्चों, क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। थोड़ा समझना भाई, ये जो मेरा गोलीय दर्पण है किसी एक गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो गोलीय दर्पण है बच्चों, ये जिस गोले का भाग हो, कहीं ना कहीं ये गोले का भाग होगा। सिंपल है, अपने आप में इमेज बनाओ कि मैं एक छोटा सा कटा हुआ भाग ले रहा हूं दर्पण का, कहीं ना कहीं ये गोले का ही भाग होगा, और उस गोले का एक निश्चित सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र होगा। उस केंद्र को ही हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र को हम किससे दर्शा सकते हैं? तो सी से दर्शाते हैं बच्चों। किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। सिंपल है, समझ रहे हो कि ये गोलीय दर्पण है, किसी गोले का तो भाग होगा ही होगा। मैंने मिलाया भाई, ये गोला बना दिया, और उस गोले का कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा, और वही जो केंद्र है बच्चों, तो फिर गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगी। एक छोटा सा आपका डायग्राम दिख रहा था, मैं एक छोटा सा बड़ा सा बना देता हूं भाई। ये लो, इसका ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, अंदर के परावर्तक पृष्ठ बाहर ले। अब इसका एक कोई ना कोई गोला होगा, तो कोई ना कोई एक गोला होगा, गोला होगा भाई साहब ऐसा। फिर उसका एक केंद्र बिंदु होगा जिसे हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे बच्चों। समझ रहे हो ना? जिस गोले का ये भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उसका एक केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अच्छा, इससे ही तो हम वक्रता त्रिज्या डिफाइन कर देंगे कि भाई कोई हमारे पास दर्पण है और एक निश्चित गोले का ये दर्पण भाग है, और उसकी जो भी त्रिज्या होगी वही उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। कितना सिंपल हो गया यार, बहुत ही सिंपल है। पहले मैंने कही बात, द्वारक। द्वारक का मतलब मेरे पास दर्पण है, इसके दो शीर्ष हैं, इनको मिला दो तो ये इसका द्वारक कहलाता है। इसका ये द्वारक कहलाता है। और फिर इसका जो भी हमारा प्रवर्तक पृष्ठ है, इसका एक कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा, वो उसका ध्रुव कहलाता है। और भाई ये वक्रता केंद्र कहां से आ गया? ये जो दर्पण है, जिस गोले का भाग है बच्चों, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या आप ऐसा भी तो लिख सकते हो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा कि भाई साहब ये जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो देर किस बात की परिभाषा लिखते चलना है। लो भाई, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। सिंपल है, समझ में आया? वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है मुख्य अक्ष की। बात आती है कि मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष मतलब इस दर्पण की मैं बात कर रहा हूं, ये गोलीय दर्पण, इसका मुख्य अक्ष क्या है? देखो, मैंने कहा भाई साहब ये ध्रुव है, ध्रुव को पी से दर्शाते हैं और वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक अक्ष होगी जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब एक कोई ऐसी रेखा जो कि किससे होकर जाए? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है
उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। सिंपल है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन बहुत ही चीजें काम की चीजें हैं। आप लोग यदि नहीं समझ रहे हो तो दिक्कत है, फिर आप समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो भाई साहब, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा ही। ठीक, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि मुख्य अक्ष क्या है? मैंने कहा भाई साहब फिर से एक बार फटाफट रिवीजन करो भाई। यदि दो सिरे हैं तो दो सिरों को मिलाने वाली रेखा द्वारक कहलाएगी। अच्छा, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। अच्छा, ये दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। सही है। दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये भी सही है। मुख्य अक्ष C और P को मिलाने वाली रेखा, C यानी वक्रता केंद्र, P मतलब ध्रुव, इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये डायग्राम समझना है। अरे मत समझो यार, डायग्राम कोई वैल्यू का नहीं है। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या है? यहां तक तो सिंपल है, समझ में आ गया। फोकस दूरी क्या है? किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो ये फोकस दूरी समझने के पहले हमको थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि भाई साहब मैंने कहा कि ये दर्पण है, सब बता दिए यहां से दर्पण है, ये तो हम पढ़ चुके, पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं सर। अच्छा, इसका कोई ना कोई यहां पर वक्रता केंद्र होगा, ठीक है सर, ये भी पता है। कोई ना कोई ध्रुव होगा, सही बात है। इसको मिलाने वाली कोई ना कोई रेखा होगी जो मुख्य अक्ष कहलाएगी, ये भी भाई सही बात है। अब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और टकराने के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसका वो मुख्य फोकस कहलाता है या फोकस बिंदु कहलाता है। कितना सिंपल परिभाषा है भाई। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। परावर्तन के फलस्वरूप बच्चों समझने की कोशिश करना, परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है वही उसका मुख्य फोकस कहलाती है। रुको जरा, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो परिभाषा कितना सिंपल है। अब मैं कह दूं प्रकाश किरण इधर से जा रही थी नीचे से, अरे भाई मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, और टकराने के बाद जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वही बिंदु उसका मुख्य फोकस कहलाएगी बच्चों, फोकस बिंदु कहलाएगी। मुख्य फोकस, फोकस बिंदु, जिसे हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं बच्चों। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। अच्छा, अब जब हमें मुख्य फोकस पता हो गया तो ये जो मुख्य फोकस है और P, इसके बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। क्या? फोकस दूरी कहलाती है। कितना सिंपल है ना, मजा आ रहा है ना भाई साहब। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसका मुख्य फोकस कहलाया, और फिर मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। बस यही टास्क था, यही परिभाषिक शब्दावली थी भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है जिसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, और कुछ नहीं है। सिंपल। फोकस समतल नहीं पढ़ना, पहले मुख्य फोकस समझो। मुख्य फोकस मैंने पहले ही बता दिया कि भाई साहब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण के परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस प्रकार से आज का टास्क हमारा खत्म प्यारे बच्चों। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।